क्या आप भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण आप कई बार निराशा हो जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, भारत में कई ऐसे लाखों लोग हैं जो घर की परिस्थितियां या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से वो पढ़ाई आगे की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा होता है ना ही आगे की वो जानकारी रख पाते हैं। और अगर कोई ये भी पता कर लेता है कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है, तो वो ये सारी चीज़ भूल जाता है कि एजुकेशन लोन मेरा कैसे होता है, इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इंटरेस्ट कैसा होता है और अगर ले भी लिया है तो उसके ईएमआई को कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एजुकेशन लोन कैसे लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लग सकते हैं और कितना पेमेंट ले सकते हैं, कौन ले सकता है। तो यही सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन लोन है क्या। देखिए एजुकेशन लोन जो है ना, वो एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट होता है स्टूडेंट के लिए। कि कभी कभी स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है, पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी सही नहीं होती, जिसकी वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो उस टाइम ये एजुकेशन लोन ही है जो उनकी उस वक्त हेल्प कर सकता है। ये आपको कहीं से ही मिल सकता है, आप बैंक से ले लीजिए, बैंक से आपको अलग इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल जाएगा, या आप एक एनबीएफसी होता है वहां से भी ले सकते हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वहां से भी आपको मिल जाता है। ये आपके एक तरह से परसेंटेज के ऊपर भी दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इनका उद्देश्य है कि जो आपकी ट्यूशन फीस होती हैं, किताबें होती हैं, या लैपटॉप, हॉस्टल की फीस, यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंट, जो आपका ट्रैवल का जितना भी खर्च लग रहा है, कोई भी चीज़ है, चाहे आप इंडिया में पढ़े या विदेश में पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, उन सबका खर्चा ये एजुकेशन लोन जो आपको देने वाली कंपनियां यही उठाती हैं, चाहे वो बैंक दे या एनबीएफसी की तरफ से मिले। इनका एक्चुअल में उद्देश्य ये है कि जितने भी अगर अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो उनका एजुकेशन लोन दिया जाता है ताकि वो आगे पढ़ने में समर्थ रहें। ये आपको इंडिया में भी हो सकता है या अबाउट दोनों, इंडिया और विदेश दोनों के लिए लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशन लोन ले कौन सकता है। देखिएगा, अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो आप इसको लोन को ले सकते हैं। और रही बात एज कैटेगरी, एज कैटेगरी आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इस लोन को ले सकते हैं। बिना 18 साल से अगर नीचे लोन लेने की सोचेंगे तो आपको वो पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ जो पढ़ाई का एडमिशन फॉर्म होता है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से या ऐसे इंस्टीट्यूट से आपको मिलना चाहिए जिसमें एक तरह से नामी जो नाम होते हैं। कई यूनिवर्सिटी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है और भी कई यूनिवर्सिटी है, मैं उसका कोई नाम रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जिस यूनिवर्सिटी से नाम है, आप विदेश में पढ़े या इंडिया में कहीं भी पढ़े, उसका अगर आप वो लगाते हैं तो आपको एजुकेशन लोन बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ को एप्लीकेंट जो होता है, आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि जब आप लोन लेना चाहते हैं या इसके तो इसमें आपके पेरेंट्स की गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेरेंट्स की गाइडलाइंस के आपको एजुकेशन लोन दिया ही नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है तो ऑलरेडी बैंक हो कोई भी हो, तुरंत आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब बात करते हैं लोन मिल कितना सकता है। देखिए भारत में अगर हायर स्टडी की बात करें तो मिनिमम 10 लाख के आसपास का लोन आराम से मिल जाएगा आपको। और अगर बात करते हैं विदेश में स्टडी वगैरह आप करना चाहते हैं, वहाँ के लोन की बात करें तो मिनिमम 20 लाख या उससे भी ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी या कोर्सेज कौन से हैं। और कुछ कुछ बैंक और एनबीएफसी वो आपको 1.5 करोड़ से ऊपर का भी लोन प्रोवाइड कराती है, बट शर्त ये होती है कि आप टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर रहे हैं। और रही बात लोन अमाउंट कि आपको कितना मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके कोर्स, यूनिवर्सिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें कि क्या क्या लगेंगे, तो इसमें आपका एडमिशन फॉर्म होता है या ऑफर लेटर भी आप कह सकते हैं, वो भी आपका लगता है। साथ ही साथ में फीस का स्ट्रक्चर मिलता है आपको, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस एडमिशन के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है कि 1 साल की या 5 साल की आपकी फीस कितनी लगेगी, उस आधार पे आप ले सकते हैं। सेकंड बात करते हैं इसमें एड्रेस प्रूफ एंड आधार कार्ड, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड भी आपका हो जाता है, पैन कार्ड भी होता है, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, पासपोर्ट वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ये चीज़ लेना चाहते हैं तो। और बात कही अगर एप्लीकेंट की हो तो एप्लीकेंट में जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ आपका लगेगा, बिना पेरेंट्स के तो आपका ये लोन अप्रूव भी नहीं होगा। जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी आईटीआर लगती है, आईटीआर के साथ सैलरी प्रूफ हो गया, या कोई भी चीज़ आपके फादर की चीज़ रखी जाती है। और अगर आपका कलेक्टर ज़्यादा है, जैसे लोन ज़्यादा लेना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपकी एफडी या जमीन के कागज या कोई भी आप घर वगैरह के गिरवी रख के तभी आप कलेक्टर के साथ लोन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लोन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा लोन आपके लिए भी बेटर रहेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि लोन भी दो तरह के हैं, एक सिक्योर लोन आता है, एक अनसिक्योर लोन आता है। अगर बात करें सिक्योर लोन में, तो इसमें आपको कोई ना कोई कलेक्टर देना पड़ता है, जैसे कि जमीन, घर के कागज या एफडी वगैरह की कोई भी फाइनेंस चीज़ होती है वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है, तब आपको मिल जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है, और अगर हाई लोन अमाउंट लेना है तो इसके लिए आपको सिक्योर लोन ही देना पड़ेगा। और बात करें अगर अनसिक्योर लोन की, तो अनसिक्योर लोन में इसमें आपको कोई कलेक्टर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपके घर के कागज, ना ही एफडी वगैरह कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। बस पेरेंट्स की गाइडलाइंस या फिर आप आधार या पैन कार्ड से भी लोन प्रोवाइड ले सकते हैं। बस इसमें एक ही ऑप्शन है कि इंटरेस्ट इसमें आपका ज़्यादा लग के आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और इसमें जो रिपेमेंट टर्म्स वगैरह होते हैं ना उसके बारे में। देखिए, आप चाहे लोन बैंक से लें या एनबीएफसी कहीं से भी आप लोन लें, मिनिमम आपका 7% से लेकर 14% तक का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी लगेगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस हिसाब से लेना चाहते हैं, चाहे सिक्योर लोन लेंगे या अनसिक्योर लोन लेंगे उस आधार पे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जानकारी अच्छी हो तो आपका इंटरेस्ट कम भी हो सकता है। और कई बैंक तो एजुकेशन लोन जो होता है ना उस पर फ्लोटिंग रेट देता है। अब ये फ्लोटिंग रेट क्या होगा, तो ये फ्लोटिंग रेट मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 महीने या मिनिमम आप साल भी भर मान सकते हैं कि साल भर तक आपको ईएमआई जरूरत ही नहीं है, आप ईएमआई भरो। बट ऐसा ना है कि ईएमआई ना भरें, आप जो सोचो कि ईएमआई मुझे भरनी नहीं पड़ेगी साल भर तक, कि ईएमआई आपको नहीं भरनी है, बट आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपका कंटिन्यू उस टाइम भी चल रहा होगा जिस टाइम आप ईएमआई नहीं भरेंगे। ये भी इस चीज़ में ऑप्शन है। लेकिन आपको ईएमआई आप भरो या नहीं भरो, ये चीज़ तो आपको मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट तो आपका लग दिया, ये भी है। साथ साथ में रीपेमेंट का ऑप्शन भी लेके चलिए। अगर रीपेमेंट है तो रीपेमेंट मिनिमम 5 साल से लेकर 15 साल तक होता ही है, तो आप वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस आधार पे पेमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब तो थी सारी जानकारी आपके लोन के प्रोसेस के बारे में, कि कितना मिलेगा, क्या है, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें लगती है और कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारी चीज़। अब बात करते हैं लोन जो आप ले रहे हैं वो इंडिया के लिए और विदेश के लिए कौन सी पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट है या फिर क्या है। तो इसमें एक तरह से ये मान सकते हैं, अगर आप भारत में लोन ले लेंगे, भारत में आप स्टडी करना चाहते हैं ना उसके लिए लोन लेते हैं, तो इसका प्रोसेस बहुत आसान है। लेकिन इसका क्या, लोन अमाउंट एक तरह से लिमिटेड होता है। इसका लिमिटेड 10 लाख बांध दिया या 15 लाख जो आपका होता है वो लिमिटेड होता है। भारत का प्रोसेस भी बहुत आसान है, अगर आप लेने जाओगे तो सामने 1 या 2 दिन में क्लियर कर करा के आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करा दिया जाता है। बट अगर यही लोन आप विदेश के लिए लेने जाओगे ना, कि अगर विदेश में स्टडी करनी है और फिर आप सोचो मैं जाऊँ और लोन लेके आऊँ, तो विदेश में लोन लेने का लोन अमाउंट भी आपको बहुत बड़ा चाहिए होगा, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी गिरवी रखनी पड़ सकती हैं। घर जमीन होता है, कोई ना कोई कलेक्टर आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको विदेश की पढ़ाई के लिए आपको लोन प्रोवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए यूएसए ले लो, यूके ले लो या ऑस्ट्रेलिया बारे में अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो मिनिमम लोन अमाउंट जो आपका होना चाहिए वो मिनिमम मान लो 25 से लेकर 40 लाख तक का होना चाहिए, तभी जाके आप आगे जाके स्टडी कर पाएंगे अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी तो आपको मिल गई। अब इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एजुकेशन लोन के कुछ फायदे भी हैं। देखिए, एजुकेशन लोन के जो फायदे हैं ना, जैसे कि आपके पास बिना फाइनेंशियल बर्डन के जो आपको फाइनेंस दबाव होता है ना, बिना उस दबाव के आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो। और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 के तहत आपको जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी आपका टैक्स डिडक्शन होता है। ये इसमें काफ़ी अच्छा फायदेमंद है। और वही बात रिपेमेंट की, तो रिपेमेंट इसका फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने आधार पे भी रिपेमेंट कर सकते हैं। कैसे भी करें आप, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करिए, लेकिन अपने आधार पे। ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स रेट है कि आपको यही देना है, फ्लेक्सिबल रेट है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इससे ये भी सबसे बड़ी फायदा है कि अगर मान के चलो आपका क्रेडिट स्कोर गिरा हुआ है किसी भी वजह से, और अगर आप ये एजुकेशन लोन लेते हो, आप ईएमआई धीरे धीरे भरते रहते हैं, इंटरेस्ट भरते रहते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो भी आपका सुधार हो जाता है, वो आपका इम्प्रूव ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन कोई भी लोन अगर ले रहा है, कोई भी अगर किसी के पास पॉजिटिव फीस आती है तो नेगेटिव तो ऑलरेडी आ जाती है, ये आप खुद जानते हैं। हमने पॉजिटिव की बात कर ली, अब बात करते हैं नेगेटिव की, क्योंकि ये तो था बेनिफिट्स, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां भी कौन कौन सी हैं वो भी देखेगा। इससे क्या होता है कि अगर मान के चलो चुनौती की बात करें, तो इंटरेस्ट अगर आपका बढ़ता है तो आपका कुल रिपेमेंट जो होता है ना उसकी क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाती है, उसका अमाउंट भी आपका ज़्यादा होने लगता है।
और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी जॉब जल्दी नहीं मिली या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको जो रीपेमेंट है ना, उसके लिए आपको काफ़ी दिक्कत होगी। उसमें ही आपको टेंशन हो जाएगी कि यार जॉब नहीं मिल रही, मैं कैसे काम करूँ। और बात रही पेरेंट्स की, पेरेंट्स के ऊपर भी जो फाइनेंशियल दबाव होता है ना, अगर आपका फाइनेंशियल मतलब अच्छा नहीं है, तो इस पे भी बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। ये होता है सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ, क्योंकि जो आपने गिरवी रखा होता है, जिसकी वजह से आपने लोन लिया है, चाहे ज़मीन रखी है, घर रखा या एफडी कुछ भी रखा, तो वो भी आपका एक तरह से रिस्क में आ जाता है। तो ये थे कुछ ऐसी चुनौतियाँ जो ऑलरेडी जब आप लोन लेते हैं तो कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं और कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। तो सारी चीज़ जब आप लोन ले रहे हैं तो इन चीज़ों को परख के तभी आप लोन लें, अन्यथा ना लें। दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जब आप लोन ले रहे हैं ना, कहीं से भी लें, चाहे बैंक से लें या किसी एनबीएफसी ब्रांच वगैरह कहीं से आप लें, सबसे पहले तो एक तरह से कंपेयर करके देखें सारी चीज़ें। इंटरेस्ट होता है, सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे, चाहे आप कंपेयर ऐसे कर सकते हैं, इंटरेस्ट किसी में 7 से लेके मैंने 14% आपको बता के चला है। उसके आधार पे कंपेयर आपका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा कम किस में लग रहा है, उसके आधार पे आप लोन लेने की सोचें। जैसे एसबीआई में आप मान के चलिए 12% के आसपास का लगता है, तो वो भी आप देख के चलें कि इंटरेस्ट मेरा किस में कम लग रहा है, किस में आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है, उस बैंक से लोन लेने की सोचें। साथ ही साथ ईएमआई कैलकुलेटर ऑनलाइन काफ़ी आते हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि ईएमआई की मेरी मंथली क्या हो सकती है, या मेरा रीपेमेंट का जो ऑप्शन है फ्लेक्सिबल है या नहीं है। अगर फ्लेक्सिबल है तो कितना मैं रीपेमेंट कर सकता हूँ, उसके आधार भी एक तरह से आप सोच के चलिए, तभी आप देखें। और साथ ही साथ इसका जो पीरियड होता है, जो रीपेमेंट का ऑप्शन है ना, कि मान के लो कभी चूक जाता है या इसकी ईएमआई मिस हो जाती है, तो उसके आधार पर मुझे पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, ये भी एक तरह से बैंक वाले से पूछ के चलें। और साथ ही साथ इसके जो हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस होती है, फिर पेमेंट चार्जेस होते हैं या हिडन चार्जेस, जो भी आपका पेनल्टी चार्जेस है ना, ये सारी चीज़ एक तरह से पूछ के चलें जब आप लोन ले रहे हैं तो। साथ ही साथ जब आप लोन ले रहे हैं तो अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब वगैरह ऑप्शन है आपके पास या नहीं है, कहीं विदेश में जॉब करने जा रहे हैं या विदेश में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो यार इस सारी चीज़ आप पहले से ही निकाल के चलें, ताकि आपको आगे भी कोई फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना देख सकें कि अब मुझे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी आप लोन से देखें। इसी से आपको फ़ायदा होगा और इसी से आपको लोन लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन आपके सपनों को साकार करने का एक तरीके से जरिया है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप एजुकेशन लोन के अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन लेके आप अपना करियर बना सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसको समझदारी से इस्तेमाल करें तो रीपेमेंट के बारे में, सारे इंटरेस्ट, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लें, तभी आप इस लोन का सही से इस्तेमाल करें। और हाँ, लोन लेने के बाद अपने करियर पर परमानेंट फोकस करें, ताकि आपको जिस वजह से लोन लिया है उसकी वजह से आपको आगे दिक्कत ना आए। तो अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग मैं वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट से पढ़ाई करें और अपने फोकस कैरियर पे ध्यान